पिछले क्लास में यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे, कैसे निकाला जाता, नहीं? क्वेश्चन करते हैं। एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। एक वेक्टर फाइंड करना है। कंडीशन है कि उसका डायरेक्शन किस वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। तो अब वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है कंपोनेंट फॉर्म में। दूसरा वेक्टर जो निकालना है, सबसे पहले उसका डायरेक्शन बोलता है किस वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए, वेक्टर ए। तो बता चुके हैं डायरेक्शन हमेशा कौन देता है, कैप देता है, नहीं? तो वेक्टर, जिस वेक्टर का हमको डायरेक्शन चाहिए, मतलब जो वेक्टर हमको फाइंड करना है, उसका डायरेक्शन किस वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। मतलब अगर हम ए कैप निकाल लें, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, उसका डायरेक्शन भी वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा। और उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मगर 3 ए कैप अगर हम निकाल लें, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा, 3। किसके डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। यही तो वो वेक्टर होगा, नहीं होगा? ठीक है। मतलब जो वेक्टर हमको चाहिए, जो वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हुज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, वह वेक्टर कौन वेक्टर होगा, 3 ए कैप। तो यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल्स टू 3 ए कैप। और 3 ए कैप, 3 ए कैप मतलब 3 टाइम्स वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए कैप का ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो अब 3 टाइम्स वेक्टर ए, इसका वैल्यू लिखते हैं ब्रैकेट में, 3 आई कैप 2 जे कैप के कैप बाय इसका मैग्नीट्यूड बोलो, 3 का स्क्वायर कितना, 9, उसके बाद 4, उसके बाद 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 9 4 13 1 14, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 14 बाहर कर देते हैं। ये मतलब नीचे इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो किसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बाय अंडर रूट 14, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आंसर आ गया। अब इसको ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको अंदर भेज देंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा। इसको अंदर भेजेंगे तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों, 3 3 जब पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 बाय कितना, आई कैप। दूसरा हो जाएगा 3 2 जा 6 बाय अंडर रूट 14 के कैप। और फिर हो जाएगा 3 बाय 14, 3 बाय अंडर रूट 14 के कैप। कोई दिक्कत? तो ये जो क्वेश्चन बताया है, ये चीज बहुत बार करना पड़ता है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना पड़ता है, लेकिन बोल देगा इसका मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, तो इस तरह से निकालेंगे। अच्छा, के कैप दोस्त यहाँ जे कैप होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ गई? इसी क्वेश्चन में अगर हम मान लो एक वेक्टर फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ वेक्टर ए, लेकिन मैग्नीट्यूड 3 यूनिट ही होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड 3 यूनिट ही होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा बोलो, वेक्टर, हाँ -3 एक है, बता चुके हैं, बहुत अच्छा, घर में पढ़ते हो इसका मतलब, ठीक ना? कुछ तो पढ़ रही हो, हाँ। लेकिन जितना बोलते हैं उतना अभी पढ़ो, अभी जितना पढ़ाना है उतना पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक ना? ये आवाज कम हो जाएगा, इससे ज्यादा फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? हाँ, तो अभी जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ो, फिर और ज्यादा देंगे तो और ज्यादा पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक दिन में पढ़ाई मिस नहीं करना है, एक दिन पेंडिंग हो जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इतना हो जाएगा, ठीक ना? -3 के पढ़ा चुके हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड -3 नहीं होगा बल्कि 3 होगा। डायरेक्शन ए का अपोजिट, चूंकि माइनस लगा है, निकाल लेंगे खट से। समझ में आ गया, बहुत अच्छा।
वेक्टर ए, इसका कंपोनेंट फॉर्म मान लेते हैं कुछ इस तरह से है, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। दो वेक्टर है, दोनों का कंपोनेंट फॉर्म में वैल्यू दिया रहेगा, ठीक ना। तो अब यहां पर क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है। आंसर कैसे होगा, एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर कैसे होगा वो सब बता रहे हैं, ठीक ना। तो दो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म, जैसे मान लो ए का वैल्यू दिया रहेगा 2 आई कैप, 5 जे कैप, 6 के कैप, वो नंबर रहेगा, पता चल जाएगा। बी का भी कुछ इसी तरह का वैल्यू दिया रहेगा। तो पहला, दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का वेक्टर सम, पहला वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, दूसरा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है। और हम पढ़ चुके हैं दो वेक्टर का सम भी वेक्टर होता है ना। इसका भी आंसर कंपोनेंट फॉर्म में होगा। इस दोनों का वेक्टर सम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, पहला का A1, दूसरा का कितना है, दोनों का एक्स कंपोनेंट जोड़ देंगे ब्रैकेट में, बाहर में लिख देंगे आई के। ए और बी के बीच कौन सा साइन है, प्लस, प्लस। फिर दोनों का वाई कंपोनेंट इसी तरह से लिखेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, B1 प्लस B2, बाहर में जे कैप, फिर C1 प्लस C2 के कैप। बहुत आसान है। जैसे मान लो एग्जांपल, वेक्टर ए 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड 5 के कैप, और वेक्टर बी 4 आई कैप, 5 जे कैप, और मान लेते हैं 7 के कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बोलो 2 में कौन ऐड होगा, इसका 2 में इसका कौन ऐड होगा, 4, एक्स कंपोनेंट ऐड होगा। एक्स कंपोनेंट रिलेटेड टू आई कैप, वाई कंपोनेंट रिलेटेड टू जे कैप, और जेड कंपोनेंट रिलेटेड टू के कैप। तो दोनों का एक्स कंपोनेंट, इसका 2 है, इसका क्या है 4। अभी ये बता रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। 2 + 4 6 होता है, क्या के लिए इतना लिखेंगे, ठीक ना। बाहर में क्या लिखेंगे, आई कैप। फिर इसका वाई कंपोनेंट कितना, -3 प्लस 5 जे कैप, ठीक है। फिर इसका +7 के कैप, ये हो गया 2 और 4 मिलकर 6 आई कैप, 5 - 3 2 जे कैप, और 7 और 5 12 के कैप। ये आंसर हो गया। आए समझ में, बहुत इजी है। अब दूसरा, यहीं पर अगर माइनस हो जाए, पहला वेक्टर कौन है, ए, दूसरा वेक्टर को इसमें क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वेक्टर का डिफरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, पहला वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, A1, इसमें दूसरा वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, x2, माइनस कर देंगे, ठीक है, आई कैप, यहां प्लस रहेगा। फिर पहला वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है, B2, इसमें B2 सॉरी B1 में B2 क्या करेंगे, माइनस, और C1 में C2 माइनस, बीच में लेकिन यहां पर ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस रहेगा, ठीक है, याद रहे, ठीक ना। तो जैसे इस एग्जांपल में, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक ना। वेक्टर a माइनस बी नहीं बल्कि b माइनस ए निकाल रहे हैं, वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो पहले किसका कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, b का, बोलो किसमें किसको घटाएंगे, हाँ, ये पहला इसका कंपोनेंट 4 - 2 आई कैप, प्लस फिर किसमें 5 -3 ब्रैकेट 1 जे कैप, फिर 7 - 5 के कैप। तो 4 - 2 2 हो गया, 5 माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप, और 7 - 5 2 के कैप। संयोग है, प्लस आ रहा है, माइनस भी आ सकता है, तो साइन सोच समझ कर देना है, ठीक ना। कहाँ प्लस होगा माइनस होगा वो पता चल जाता है। आया समझ में। तो दो वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म इस तरह से ऐड करेंगे, या एक में दूसरे का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है।
के जीरो नहीं है, मतलब या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन एक नंबर है, ठीक ना। तो देन के टाइम्स वेक्टर ए, जब वेक्टर ए का वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा और उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नॉन जीरो नंबर से, कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर का जो भी कंपोनेंट है सारा के टाइम्स हो जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट पहले इस वेक्टर का कितना था A1, अब यह कितना टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स, तीनों कंपोनेंट के टाइम्स हो जाएगा। तो पहला एक्स कंपोनेंट हो जाएगा के A1, फिर ये कितना हो जाएगा के B1, और फिर के C1 के कैप, ठीक ना। ये के अलग है, ठीक ना, ये अपना कोई नंबर है, समझ में आया। जैसे एग्जांपल वेक्टर ए -3i प्लस 5j कैप और -6k कैप, तो देयरफॉर -2a, वेक्टर ए दिया गया है, -2 टाइम्स वेक्टर ए निकालना है, तो इसका सारा कंपोनेंट्स कितना टाइम्स हो जाएगा बोलो, 2 नहीं, -2 टाइम्स। तो -3 इंटू -2 कितना, ये अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 इंटू +5 कितना, -10, हाँ, -10 जेकब। अब क्या होगा, प्लस की माइनस, -2 इंटू -6 प्लस कितना 12 जेकब, आया समझ में, ठीक है। और -a मतलब कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, बता चुके हैं। -a का मतलब -1 इंटू ए, -a का मतलब -1 इंटू ए। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बदलता है कि सिर्फ साइन बदलता है, ये बोलो। जैसे 2 को मल्टीप्लाई कर, हाँ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, रहेगा तो 2 ही, सिर्फ साइन बदल जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, पहले +2 था, अब क्या हो जाएगा -2। तो -a निकालना है जब वैल्यू दिया है वेक्टर ए का, तो इसका सारा कंपोनेंट्स का वैल्यू चेंज होगा कि साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देयरफॉर लिखते हैं -a, बोलो कितना हो जाएगा तीनों, ये कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i कैप, दूसरा -5j कैप प्लस 6k कैप, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आए समझ में, ठीक है। और अगर k जीरो रहा तो बता चुके हैं, कोई भी वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है नल वेक्टर में। तो ये 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा, नहीं, हाँ याद रखना है। कोई भी वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है और मान लो वो संयोग से उसका वैल्यू कौन सा वेक्टर है, ये सिंबल नल वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है और अगर वो रिप्रेजेंट करता है एक नल वेक्टर को, तो डेफिनेटली उसका तीनों कंपोनेंट जीरो होगा, उसका तीनों कंपोनेंट। ये सिंबल समझती हो, तुम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रही हो इसलिए बता देते हैं, नहीं बायोलॉजी सिर्फ पढ़ती तो नहीं बताते, ठीक ना क्योंकि आगे यूज करेंगे। इस सिंबल को बोलते हैं इफ। तुम लोग जो इफ पढ़ी होगी ये वाला, ठीक ना, ये वाला इफ पढ़ी होगी, ये वाला इफ कभी देखी हो, IFF, ये मैथमेटिक्स का इफ है, इसको बोलते हैं इफ। इफ का फुल फॉर्म होता है इफ एंड ओनली इफ, पीछे भी इफ लगा है, आगे भी इफ, दोनों मिलकर IFF हो गया, ठीक ना। और फुल फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ जब बोला जाता है ना मैथमेटिक्स में, तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है कि सर थोड़ा सा ये भी तो हो सकता है, पाप लगेगा, ठीक ना। जैसे बोल दिए इफ, बोल दिए ये होता है, तो उसके बाद ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, ठीक ना, एकदम सीधा टू द पॉइंट बात, कुछ सोचना ही नहीं, ठीक ना। और बोल दिए IF, तो मतलब कुछ और होता होगा, ठीक ना, जो या तो यहाँ नहीं बताया जाएगा, आगे पढ़ोगे तो मिलेगा, लेकिन अगर ये लिख दिए उतना यहीं पर होगा, आगे भी पढ़ोगे तो वही मिलेगा, ठीक ना। तो कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर होगा, मतलब जो लिखने जा रहे हैं बस वही होगा, आगे वाला क्लास में पढ़ोगे तो वही होगा, तीनों कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, मतलब A1 B1 C1, ये तीनों ही किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक ना। कोई दिक्कत,
जैसे एग्जांपल वेक्टर ए मान लेते हैं x-1 आई कैप 2y-3 जे कैप और 3-3z के कैप। ए का कंपोनेंट फॉर्म इस तरह से दिया गया है, ठीक ना। इज ए नल वेक्टर, वेक्टर ए का कंपोनेंट इस तरह से दिया गया है, एक्स वाई जेड भी दिख रहा है, लेकिन कहा गया है ये कौन सा वेक्टर है, नल वेक्टर। तो फाइंड करना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। तो अभी अभी बताएं वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में है और किस वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो उसका तीनों कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। तो अब ये वेक्टर ऐसे लिख दिया है, क्या जाता है लिखने में, क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये भी तो कह रहा है कि ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, नल वेक्टर। तो हम जानते हैं ये तीनों कंपोनेंट कितना होगा, तो एक्स कंपोनेंट कितना है बोलो, x-1 कितना होगा, अब बोलो इससे x बराबर कितना 1 आ गया। 2y-3 y कंपोनेंट है, कितना होगा 0, इसको सॉल्व करेंगे y बराबर 3/2 आएगा, y मिल गया। फिर और कुछ होगा, 3-3z कितना होगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 कितना आ गया 1, एक्स वाई जेड मिल गया, बस समझे। ऐसा क्वेश्चन आता है, इस तरह का और भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक एग्जांपल दिए, ठीक है। कितना नंबर बताए थे, चलो कितना नंबर है, स्टार दे दिया, ठीक ना, लिख लेना अपना। अब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में और दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, दो वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, दोनों का वैल्यू दिया गया और ये भी दिया गया है, दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, तो वो इक्वल वेक्टर कहलाता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है और दोनों ही वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ठीक ना। ऐसा तब होगा, समझ गई क्या है, ठीक ना, दोनों का करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल्स होगा, ठीक ना। दोनों का करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग मतलब समझती हो ना, अगर इसका एक्स लेंगे तो दूसरे का भी एक्स लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि करस्पॉन्डिंग बोल दिए इसका एक्स लेंगे उसका जेड ले लेंगे, अब गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक ना। इसका हाथ लेंगे दूसरे का पैर ले लेंगे, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है a1, तो दो वेक्टर जब इक्वल्स होता है तो दोनों का करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल्स होता है, क्या होता है। तो अब बोलो यहाँ पर कौन किसके इक्वल होगा, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ठीक ना। ये एंड है, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत, कभी कभी एंड भी लिख देते हैं, ठीक ना, बहुत तरह का लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका क्वेश्चन मान लेते हैं, वेक्टर ए 2x-1 आई कैप 3j कैप 5-11z के कैप, ये वेक्टर ए है। एक वेक्टर ले लेते हैं बी 3i कैप 5+6y कैप और -k कैप, ठीक ना। और इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी फाइंड एक्स वाई जेड, दो वेक्टर इस तरह से दिया गया है कंपोनेंट फॉर्म में और यहां पर बोला गया है दोनों वेक्टर इक्वल्स है, फाइंड करना है क्या क्या चीज, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो देखो इसको हम इसको ये जो बताए हैं इसको यहां पर यूज करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड है कि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। अभी अभी तुरंत बताएं दो वेक्टर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में क्या होगा, इक्वल्स होगा। इसका x कंपोनेंट 2x-1 किसके बराबर, दोनों का x कंपोनेंट इक्वल होगा, तो इसका x कंपोनेंट 2x-1 किसके बराबर 3, ये उधर जाएगा तो 4, ये 2 जाएगा तो डिवाइड बाय 2, तो x बराबर कितना हो गया 4/2 आ गया। फिर इसका इसका y कंपोनेंट कितना है 3 और इसका y कंपोनेंट ये है, मतलब ये बराबर 3 होगा, तो 5 + 6y 3,
5 को उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा 6y और 3 माइनस 5 -2, तो y इक्वल्स टू -2/6 -1/3 आ गया। फिर इसका z कंपोनेंट और इसका z कंपोनेंट, यहां पर कुछ नहीं तो कितना है -1, साइन भी लेना है, ठीक ना, हाँ साइन नहीं छोड़ना है। तो 5 माइनस 11z -1, चलो 5 को उधर भेज देते हैं तो -11z -1 -5 होगा। तो z इक्वल्स टू सबसे पहले -1 -5 -6 और -11 ये मल्टीप्लीकेशन है, दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन, माइनस माइनस कैंसिल 6/11। आंसर आ गया XYZ। समझे, इस तरह का क्वेश्चन सब पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो दो वेक्टर जब कंपोनेंट फॉर्म्स में दिया रहता है, दोनों का एडिशन कैसे निकालना है सीख लिए, एक में दूसरे का डिफरेंस कैसे निकालना है सीख लिए, किसी वेक्टर में अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट फॉर्म में उसका आंसर क्या होगा सीख लिए, कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर होगा तो फिर क्या होगा सीख लिए, ठीक ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स था, कोई दिक्कत। वेक्टर ए वेक्टर बी दिया गया है, ये दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन बनाओ।